नमस्कार बॉस। ब्लैक होल अंतरिक्ष उत्साही और आम जनता दोनों के लिए सबसे लोकप्रिय और आकर्षक विषयों में से एक है, लेकिन वे समझने में सबसे जटिल और कठिन विषयों में से एक भी हैं समस्त भौतिकी में। उनके बारे में अनगिनत विज्ञान कथा फिल्में बनाई गई हैं। उनमें से अधिकतर ब्लैक होल को किसी तरह से समय को विकृत करने के लिए कहानी तत्व के रूप में उपयोग करते हैं। यदि आप किसी कॉफी शॉप या बार में गए और किसी अजनबी से ब्लैक होल के बारे में समझाने के लिए कहा, तो वे आपको इंटरस्टेलर का कुछ संक्षिप्त संस्करण दे सकते हैं, जिसमें बताया जाएगा कि जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब आते हैं, समय कैसे धीमा हो जाता है। लेकिन इसकी संभावना कम है कि औसत व्यक्ति आपको यह समझा पाएगा कि ब्लैक होल के पास समय धीमा क्यों हो जाता है और यह वास्तव में ब्लैक होल के अंदर क्यों रुक जाता है। और यही यह वीडियो है। इसके अंत तक आपके पास ब्लैक होल की अधिक स्पष्ट और सरलीकृत समझ होनी चाहिए। इसलिए यदि कोई यादृच्छिक व्यक्ति बार या कॉफी शॉप में आपके पास आता है, तो उम्मीद है कि आप कुछ महीनों का समय बर्बाद कर पाएंगे। पहली बात जो आपको जानना आवश्यक है वह यह है कि ब्लैक होल वस्तुएं नहीं हैं, भले ही उन्हें अक्सर अंतरिक्ष में तैरते हुए विशाल काले गोलाकार गेंदों के रूप में चित्रित किया जाता है। ब्लैक होल ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप आवश्यक रूप से छू सकें, बल्कि वे अंतरिक्ष समय की अत्यधिक विकृति का परिणाम है। और इस विकृति के कारण भौतिकी में कुछ बहुत ही अजीब चीजें घटित होने लगती हैं। ब्लैक होल स्वयं इतने अजीब होते हैं कि यदि उनके अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए ठोस गणित नहीं होता और अंतरिक्ष समय पर प्रभाव, साथ ही उस गणित का समर्थन करने के लिए निरंतर और नए अवलोकन सामने आ रहे हैं, हम ब्लैक होल को केवल विज्ञान कथा कथानक उपकरण से अधिक कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन वे वास्तव में बहुत वास्तविक, बहुत खतरनाक हैं और वे बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं। वैसे ब्लैक होल सभी आकारों में आते हैं। उनमें से कुछ परमाणु जितने छोटे होते हैं, लेकिन वे ब्लैक होल अपने आकार को बनाए रखने के लिए बहुत छोटे होते हैं। अपने आकार को बनाए रखने वाले सबसे छोटे झांत ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 3 गुना अधिक है। इस माप को सौर द्रव्यमान भी कहा जाता है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा अरबों सौर द्रव्यमान तक पहुंच सकता है, जो हमारे पूरे सौर मंडल को आसानी से फिट कर सकता है। इसके अंदर उदाहरण के लिए अत्यंत विशाल ब्लैक होल टन 618 झांत ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पुष्टिकृत ब्लैक होल है और इसका द्रव्यमान 60 बिलियन सौर द्रव्यमान है। और संदर्भ के लिए वह छोटा सा बिंदु हमारे पूरे सौर मंडल के आकार का है। इंटरनेट आश्चर्यजनक रूप से इस सैद्धांतिक ब्लैक होल कीवर्ड से ग्रस्त है, जिसे यहां सिद्धांतबद्ध किया जा रहा है। यहां ब्लैक होल कीवर्ड का सिद्धांत दिया जा रहा है। वर्तमान में यह अनुमान लगाया गया है कि फीनिक्स 8 टन 618 से भी बड़ा है। फीनिक्स एक ब्लैक होल 100 अरब सौर द्रव्यमान जितना विशाल हो सकता है, लेकिन उस संख्या की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक तौर पर फीनिक्स को शीर्ष पर रखने के लिए अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है उस ब्लैक होल सूची का। लेकिन जबकि ब्लैक होल आकार में भिन्न हो सकते हैं, वे कैसे बनते हैं यह वास्तव में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। वे मूल रूप से 2 तरीकों में से एक में बनते हैं। या तो बहुत अधिक सामग्री किसी तारे के ढहने के दौरान उसके मूल में खींच ली जाती है, या एक न्यूट्रॉन तारा पर्याप्त रूप से प्राप्त हो जाता है। सामग्री का द्रव्यमान लगभग 2 से 3 सौर द्रव्यमान से अधिक होना। हालांकि उन 2 उदाहरणों में कुछ भिन्नता है। ब्लैक होल का निर्माण हमेशा इन 2 श्रेणियों में से एक में आता है। ठीक है, तो अब जब हमने ब्लैक होल के बारे में कुछ बुनियादी तथ्यों और समझ के बारे में बात कर ली है, तो आइए वास्तव में अजीब चीजों पर आते हैं। ब्लैक होल में समय पूरी तरह से रुका हुआ क्यों प्रतीत होता है? यह कल्पना करने का सबसे आसान तरीका है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एक बहुत बड़े और वास्तव में गहरे सर्कल के बारे में सोचें। एक सर्कल इतना गहरा कि आप इसका तल नहीं देख सकते हैं और आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं कि इसका कोई तल भी है या नहीं। बिल्कुल, यह प्रभावी रूप से वही है जो ब्लैक होल अंतरिक्ष के ताने बाने के साथ कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इतना विशाल और केंद्रित है कि यह अंतरिक्ष में इतनी गहराई तक भारी गिरावट का कारण बन रहा है कि यह बिना किसी अंत के क्रमिक खड़ी ढलान वाला एक सर्कल प्रतीत होता है। हम भौतिक रूप से अंतरिक्ष में उस डुबकी को नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वह सर्कल उच्चतर चौथे आयाम में मौजूद है और हम चीजों को केवल तीसरे आयाम में ही देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि यदि आप एक बास्केटबॉल को गिरा देते हैं, क्योंकि हम 3 आयामों में रहते हैं, तो आप इसे जमीन पर गिरते हुए, उछलते हुए और अपने हाथ में लौटते हुए देख पाएंगे।
बिना यह माने कि बास्केटबॉल का आकार बिल्कुल बदल गया है। हालांकि यदि आपको कागज के ढड़ी टुकड़े पर गिरते हुए बास्केटबॉल का चित्र बनाना है तो आप गेंद को थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि ऐसा लगे कि यह आपसे दूर है और थोड़ा बड़ा है। यह दिखाने के लिए कि यह आपके करीब आ रही है, आपको ढड़ी स्थान में टेढ़ी गति का एहसास देने के लिए गेंद के आयामों को बदलना होगा। और कुछ ऐसा ही हो रहा है जब चौथे आयामी अंतरिक्ष में गति को हम में से उन लोगों द्वारा देखा जा रहा है जो केवल 3 आयामों में चीजों का निरीक्षण कर सकते हैं। जब कोई वस्तु उच्च चौथे आयामी विमान में घूम रही हो, वस्तु के आयामों को 3D स्पेस में बदलने के बजाय देखें। हम देख रहे हैं कि वस्तु के समय में हेरफेर किया जा रहा है। वस्तु धीमी होती या मिलती हुई दिखाई देगी। इसलिए यदि आप मेरी तरह एक दृश्य शिक्षार्थी हैं तो यह वह अनुभाग होगा जिस पर आप वास्तव में ध्यान देना चाहेंगे। इसलिए यदि आप कल्पना करें कि प्रकाश का एक फोटॉन अंतरिक्ष में 4 आयामों में इस डुबकी की ओर यात्रा कर रहा है तो आप देखेंगे कि वह फोटॉन उस डुबकी में नीचे चला गया। लेकिन 3 आयामों में यह लगभग वैसा ही है जैसे आप कागज के ढड़ी टुकड़े को देख रहे हों। जैसे जैसे फोटॉन अंतरिक्ष में नीचे की ओर यात्रा करता है, हम फोटॉन के आयामों को बदलने का अनुभव नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे निचले आयाम पर होने के कारण प्रकाश धीमा हो रहा है, क्योंकि उस सफेद फोटॉन की गति बिल्कुल नहीं बदल रही है। केवल हमारी धारणा बदल रही है कि यह समय के साथ कैसे बातचीत कर रहा है। तो इसे फिर से कहें, अधिक सरल शब्दों में 2D परिप्रेक्ष्य से, चाहे वह प्रकाश फोटॉन हो या किसी व्यक्ति का शरीर ब्लैक होल में जा रहा हो, बाहरी पर्यवेक्षक कमोबेश प्रकाश या वस्तु को चौथे आयामी विमान में उतरते हुए देख रहा है। ब्लैक होल में गिरने वाली प्रकाश या वस्तु की गति बिल्कुल नहीं बदली है, लेकिन इस घटना को 3 आयामों में देखने वाले बाहरी पर्यवेक्षक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्लैक होल के अंदर की चीज धीमी हो रही है। इस प्रकार ब्लैक होल अंतरिक्ष और समय दोनों में हेरफेर कर सकते हैं। यदि आप ब्लैक होल के करीब पहुंचने में सक्षम थे तो आप स्पेस टाइम में बने सर्कल में डुबकी लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन समय आपको बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा। यह केवल उन लोगों को अलग लगेगा जो ब्लैक होल के पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल का समय पर प्रभाव सापेक्ष होता है। ब्लैक होल के पास आपके लिए जो हो रहा है वह पृथ्वी पर किसी के लिए नहीं हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। क्या यह अंततः ब्लैक होल के भीतर किसी बिंदु पर रुक जाता है, या क्या यह इतनी धीमी गति से चलता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह रुक गया है? खैर, एक बार जब आप ब्लैक होल के घटना क्षितिज पर पहुंच जाते हैं तो यह वह बिंदु होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि अंतरिक्ष प्रकाश की गति से घूम रहा है। यहीं पर समय के बारे में हमारी धारणा रुक जाती है, क्योंकि उस प्रकाश की गति निरंतर होती है। यदि अंतरिक्ष प्रकाश के समान गति से घूम रहा है तो बाहरी पर्यवेक्षक को यह प्रतीत होगा कि प्रकाश घटना क्षितिज के पार एक ठहराव पर है, कोई वापसी का बिंदु नहीं है। और ब्लैक होल जरूरी नहीं कि समय रुकता है, बल्कि जहां समय रुकता है। और मैं इस पर अधिक जोर नहीं दे सकता, समय के धीमा होने या रुकने की यह धारणा सापेक्ष है। यदि आप किसी तरह ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पार जाने में जीवित रहने में सक्षम होते तो आपको समय बीतने का कोई अलग अनुभव नहीं होगा। लेकिन एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए, अगर वे किसी तरह आपको ब्लैक होल के अंदर देखने में सक्षम थे तो आप ऐसे दिखेंगे जैसे आप हमेशा के लिए समय में जमे हुए थे। और यह सब इसलिए क्योंकि स्पेस टाइम प्रकाश की गति से चल रहा है। और ध्यान रखें कि यह सब एक बहुत ही जटिल विषय का अत्यधिक सरलीकृत संस्करण है, जिसमें कुछ बहुत ही जटिल गणित भी शामिल है। निस्संदेह शैतान विवरण में है। इस मामले में शैतान ब्लैक होल है, लेकिन उम्मीद है कि इससे आपको ब्लैक होल क्या है और ब्रह्मांड और अंतरिक्ष समय पर इसके विनाशकारी प्रभावों की थोड़ी बेहतर समझ मिली होगी। तो अगली बार जब कोई इंटरस्टेलर या सामान्य रूप से ब्लैक होल के बारे में बात कर रहा हो तो आपके पास बातचीत में जोड़ने के लिए कुछ और गहराई होगी। बॉस, इस छोटे से YouTube वीडियो में हमने देखा कि ब्रह्मांड में हर 1 सेकंड में क्या होता है। ये एक अद्वितीय और रहस्यमय सफर है। हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी कई तत्वों को ध्यान में रखना होगा, नई बातों को जानना होगा। इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो धन्यवाद बॉस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम अगली बार एक और रोमांचक विषय पर मिलेंगे। धन्यवाद।